हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, रिवीजन सीरीज है। रिवीजन का मतलब ये नहीं बेटा कि मैं आपको फास्ट स्पीड से कराऊंगा, बहुत ही स्लो स्पीड से कराऊंगा और हर जो टॉपिक मैं यहाँ कराऊंगा वो आपको पॉइंट टू द पॉइंट समझ में आएगा, पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ में और पूरी क्लास को अटेंड करें। ठीक है, तो देखें, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि जो चैप्टर यहाँ मैंने बोला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये समझाया किसने था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बेटा हेंस ओरस्टेड ने समझाया था, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्लेन्ड बाय द हेंस ओरस्टेड। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसको सबसे पहले समझाने वाले साइंटिस्ट थे बेटा, मैं इधर बता रहा हूं, हेंस ओरस्टेड explain मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पूरा बता रहा हूँ शॉर्ट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन 1820 में हेंस ओरस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझाया। ठीक है, उसके बाद इसमें बेटा सबसे ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, उस रिलेशन को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनता है उसका नाम बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हिंदी में विद्युत चुंबकत्व, मतलब विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बनना विद्युत चुंबकत्व बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड why electricity is called electromagnetism। विद्युत धारा के द्वारा बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। मैंने यही लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत धारा के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हिंदी में विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, इंग्लिश में लिखा दिख रहा होगा। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने बेटा, ये बेसिक है। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो दिमाग में आती है मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। यहां तो केवल हमने इतना समझा कि मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले जो समझाने वाले साइंटिस्ट थे हेंस ओरस्टेड, जिन्होंने 1820 में इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटर रिलेशनशिप होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और उस रिलेशन का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हिंदी में विद्युत चुंबकत्व। ठीक है,
उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हिंदी लिखता हूं, चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में समझें तो नाम पे आ रहा है बेटा, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कि चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई भी चुंबकीय पदार्थ आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दोबारा सुने, कोई भी चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ, कौन सा पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में कि द फील्ड अराउंड a magnet, the field around a magnet in which any magnetic material field attraction or repulsion is called magnetic field, is called magnetic field। क्या बोला कि the field around a magnet in which any magnetic material field attraction or repulsion is called magnetic field। एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करता है उस फील्ड का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी चीज बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड बाय टेस्ला। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड बाय टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसको मेजर किया जाता है टेस्ला में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को टेस्ला में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अपन यहाँ जो बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के अराउंड का वो फील्ड है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन फील करता है। अब यहाँ बात आती है कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल्स में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है Fe मींस आयरन का, दूसरा नाम जो आता है वो आता है कोबाल्ट मतलब CO का, और तीसरा जो नाम आता है वो आता है निकल। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीन मैग्नेटिक मटेरियल मेन होते हैं, बाकी और भी होते हैं, मोस्टली यही है कि आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकल Ni, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और ये जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में मतलब मैग्नेट के अराउंड वाला जो एरिया उसमें क्या फील करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो याद रखना। उसके बाद इसमें इसके बाद बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। किसकी बात आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मतलब हिंदी में चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करें। नाम में आ रहा है चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब ऐसी रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का बल प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का बल प्रदर्शित करती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, नाम से हिंदी वाला को समझ में आ रहा होगा कि वे रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का बल प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब वो बल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, इंग्लिश में अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बताती हैं या मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं, वो होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैं आपको लिख रहा हूं, उसको सुनना ध्यान से, देखो बच्चों समझा देता हूं आपको मैं। इधर मैंने ये जो बनाया बेटा, ये बनाया मैंने बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप में होता है और किसी भी मैग्नेट का जो नॉर्थ साइड पोल होता है वो नॉर्थ पोल और जो साउथ साइड पोल होता है वो साउथ पोल। ठीक है,
N फॉर नॉर्थ पोल और S फॉर साउथ पोल, है ना। हिंदी में N मतलब उत्तरी ध्रुव, S मतलब दक्षिणी ध्रुव। हिंदी में नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये क्या है, बार मैग्नेट। क्या है, बार मैग्नेट, हिंदी में छड़ चुंबक। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि जब अपन इस मैग्नेट के अराउंड को जो फील्ड बनाएंगे, तो बेटा फील्ड बनाते टाइम ध्यान रखना, नॉर्थ से साउथ जाती है बाहर की तरफ। बार मैग्नेट के बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ जाती है, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ आती है। अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ आती है, ठीक है। बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ आती है, ठीक है। अब उसमें इधर से बाहर निकलेगी, इधर से बाहर निकलेगी, इधर से अंदर आएगी और इधर से भी अंदर आएगी, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो नॉर्थ से आउट होती हैं, साउथ की तरफ इन होती हैं, और साउथ से आउट होती है अंदर, और नॉर्थ में इन होती है। मतलब बाहर की साइड डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है, मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ होता है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। और ये है डायग्राम किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अराउंड अ बार मैग्नेट। एक छड़ चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना। और दूसरी बात इसमें बता दो बेटा, ये जो बना हुआ है ना, ये इसको कहते हैं कर्व, क्लोज कर्व है। कैसा कर्व है, क्लोज कर्व है। तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं वो कैसा कर्व बनाती हैं, बंद वक्र बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा, आप ध्यान रखना है कि ये क्या है, बार मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड है। किसके अराउंड में, बार मैग्नेट। हिंदी में क्या कहते हैं, छड़ चुंबक। क्या कहते हैं, छड़ चुंबक। तो छड़ चुंबक के बाहर, सॉरी, चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वैसे बनता है। तो भी हमें डेफिनेशन लिखूं बेटा, तो याद रखना, द इमेजिनरी लाइंस, the imaginary lines that represent magnetic field are called magnetic field lines। कि वो काल्पनिक रेखा है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कही जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कही जाती हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में गुण, प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या कहते हैं, गुण। अब गुणों की बात करें तो पहला पार्ट तो मैंने बता ही दिया। पहला पार्ट क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड, अंदर की तरफ या अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 लाइन, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज कर्व। कैसा कर्व, क्लोज कर्व, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, देखो सबको समझा रहा हूं। पहला प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो आउटसाइड नॉर्थ से साउथ जाती है, मैग्नेट के आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के आउटसाइड नॉर्थ से साउथ जाती है,
देखो एरो ध्यान देना, एरो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की साइड नॉर्थ से साउथ जाती है, और उसके बाद लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड साउथ से नॉर्थ जाती है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ जाती है। दोनों में फर्क है बेटा कि बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपको दिख रहा होगा कर्व बनाते हुए जा रही है, और अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट फॉर्म में आ रही है। कैसे आ रही है? सीधी आ रही है, ठीक है। ये भी याद रखना, आगे काम आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसका रीजन मैं बताऊं बेटा, जब इसमें यहां समझाऊं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अगर इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी। कैसे? दो डायरेक्शन, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस बनाएंगी ना, ऐसे कैसे बनाए, मतलब इंटरसेक्ट कैसे भी करें, जैसे मान लो ऐसे करा तो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। दोबारा सुने, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। कि मतलब जहां पर चुंबकीय बल रेखा प्रक्षेद करेंगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं होता। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हिंदी में चुंबकीय बल रेखा प्रक्षेद या इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म द क्लोज कर्व, बंद वक्र बनाती। देखो यहाँ बंद बना हुआ, मैंने डार्क किया हुआ ब्लैक से, देखो ये कैसा बंद। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि अंदर की साइड साउथ से नॉर्थ जाती हैं, तो इस बात से बेटा याद रखना कि रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट पैरेलल लाइन की फॉर्म में जाती है, इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। मतलब चुंबक के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय बल रेखाएं समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं, इसलिए एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र को बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने का रीजन क्या है बेटा कि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल लाइंस। कैसे होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। मतलब मैग्नेट के अंदर की साइड जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, इसलिए वो एक समान मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अंदर की तरफ की बात चल रही है बेटा, बाहर की नहीं, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी आप याद रखना, है ना। और बाहर मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाहर नॉर्थ से साउथ, दोबारा बता रहा हूं, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। जो इस तरह से क्या बनता है? क्लोज कर्व बनता है। आपसे पूछा जाए कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज कर्व, कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, क्यों? तो रीजन याद रखना कि आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, इसलिए क्या बन जाएगा? क्लोज कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये रीजन है। और इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि दो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां होगा तो उस पर दो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल होंगे, MF1 और MF2। तो ये वाली कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं होती। मतलब इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, जो कि संभव नहीं होता। और दूसरी चीज, मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल जो नॉर्थ साइड में इंडिकेट करता है, साउथ पोल जो साउथ साइड में इंडिकेट करता है, ठीक है। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, ठीक है। हर मैग्नेट के, चाहे वो बार मैग्नेट हो या हॉर्स मैग्नेट हो, सभी मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और दूसरी चीज, कोई भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट, या हम कहेंगे किसी मैग्नेट में नॉर्थ ही नॉर्थ पोल है ना, साउथ ही साउथ पोल है ना, दोनों पोल साथ में ही एग्जिस्ट करेंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों साथ रहेंगे, ठीक है। अगर मैग्नेट को अपन बीच में से तोड़े भी ना तो दो हिस्से होंगे, तो दो हिस्सों में जैसे मान लो, अब मैंने फॉर एग्जांपल बता ही दूं कि जैसे मैंने कहां दिखा दे, यहां दिखा, ये मैग्नेट है, इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। ये वाली मैग्नेट को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो यहाँ मान लो नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। अब बेटा होता क्या है कि जैसे यहाँ नॉर्थ बचा तो इसमें अपने आप ही क्या बन जाएगा? इसमें अपने आप ही क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा टूटने पर। और इसमें साउथ है तो इसमें अपने आप ही क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। तो जब भी किसी मैग्नेट को तोड़ा जाता है
है ना, तो उसमें भी दो पोल होते हैं, ये मत समझना सिंगल पोल होता है, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, केवल दो ध्रुव होते हैं, मतलब दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो ये थी 12 मैग्नेट की कहानी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं ये बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने समझाया था, ऑरेस्टन ने समझाया था। कब समझाया था, 1820 में समझाया था, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल होता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर किसमें करते हैं, टेस्ला में करते हैं। ये सारी बातें आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। बेटा हो सकता है कुछ बच्चों को भी राइटिंग के जो लेटर हैं वो छोटे लगे, तो मैं कोशिश करता हूँ बड़ा बनाने की, लेकिन अभी जो होता क्या है कि मेरी आदत ऐसी बनी हुई है, राइटिंग शुरू से ही खराब हुई है, तो वो क्या है कि कभी कभार कोई लेटर बड़ा कोई छोटा हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ पूरा मेंटेन करने की, ठीक है। पर आप जब भी कोई लेटर सामने आए छोटा लगे तो आप उसको जूम आउट कर लिया करो, ठीक है, बड़ा कर लिया करो। तो अभी अपन ने बात करी कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होता है, इसको किसने बताया, मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होती है, बार मैग्नेट क्या होता है, ये सारी चीजें बताई। और बेटा याद रखना एक और चीज से पहले बता दूं मैं कि जो मैग्नेट होता है ना, वो नेचुरल मैग्नेट जो होता है, नेचुरल मैग्नेट जो होता है ना, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो बेटा क्या होता है, मैग्नेटाइट मींस Fe3O4 होता है, ठीक है। प्राकृतिक मैग्नेट जो होता है वो Fe3O4 होता है, मैग्नेटाइट, ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहली चीज रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो बेटा देखें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम में आप याद रखना एक ही नियम ये वाला। अब इसका मतलब देखो समझ पा रहे हो कौन सा हैंड है, ये राइट हैंड है, आपका लेफ्ट होगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हुए, तो मेरा ये राइट हैंड है। तो ये राइट हैंड है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अंगूठा दिखा रहा हूँ, ये क्या है, उंगलियां हैं, तो मतलब इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, हिंदी में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब देखो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल thumb will denote the direction of electric current and the curl finger और rubbed finger, इनको rubbed finger ही बोल सकते हैं, मुड़ी हुई उंगलियां, या curl finger ही बोल सकते हैं, उसका मतलब भी मुड़ी हुई उंगलियां होता है। तो जो curl fingers होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। According to the right hand thumb rule, magnetic field is denoted by the curl fingers and electricity is denoted by the thumb of right hand। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, जबकि दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद यही नियम है राइट हैंड थंब रूल। तो लिखते देखो सब एक ही नियम में आता है, अपन एक ही नियम पढ़ना है।
राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या इसका नाम होता है एक और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। हिंदी में एक ही नाम लिख रहा हूं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। इसका स्टेटमेंट क्या है कि थंब डिनोट द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन while कर्ल और रैप्ड फिंगर्स डिनोट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब क्या है बेटा इसका, मैं समझा रहा हूं आपको। ऑफ राइट हैंड, ये बात नहीं चल रही राइट हैंड की चल रही, लेफ्ट की नहीं चल रही, ठीक है। कि जो हमारा राइट हैंड का थंब होता है, ये राइट हैंड का जो थंब होता है वो डिनोट, थंब विल डिनोट, यहाँ लिखा हुआ है राइट हैंड का जो थंब होता है वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो थंब है ना, ये थंब जिस तरफ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बताता है, और जो मुड़ी हुई उंगलियां होती है जिस तरफ होती हैं वो दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, आगे लगाना है आपको, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल thumb denote the electric current direction while curl or wrapped finger means मुड़ी हुई उंगलियां, curl और wrapped finger denote the magnetic field of right hand। ये रूल किसके लिए है, राइट हैंड के लिए है। तो राइट हैंड का जो थंब होता है वो डिनोट करता है इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को, और राइट हैंड की जो कर्ल फिंगर होती है, मुड़ी हुई उंगलियां, वो डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये कॉर्कस्क्रू रूल कैसे बोला जाता है, देखो जैसे ये स्क्रू है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रू है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये है इसका स्क्रू ड्राइवर ऐसे। अब जब इस स्क्रू को घुमाएंगे ना, तो इस स्क्रू का जो रोटेशन है, जो स्क्रू का रोटेशन है, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस स्क्रू का जो रोटेशन है वो रोटेशन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, इसको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, एमएफ मींस मैग्नेटिक फील्ड, समझ जाना, ठीक है। तो ये स्क्रू है, ये पेच है स्क्रू वाला कसने वाला, ठीक है। तो इस स्क्रू का जो रोटेशन है, मतलब जो घूमना है इसका, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो अंदर गहराई में जाएगा ना, ऐसे नीचे जाना, तो ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट को, किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, कि स्क्रू का जो रोटेशन होता है वो डिनोट करता है, स्क्रू का रोटेशन क्या डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और स्क्रू का जो डायरेक्शन ऑफ मूविंग है, जाने का जो डायरेक्शन है, वो दिखाता है क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने अंगूठा ऐसे कर रखा है, ऐसे, तो इसके मतलब करंट कहाँ है, अपवर्ड, और फिंगर कैसे मुड़ी हुई, ऐसे। तो जब करंट अपवर्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। और जब करंट डाउनवर्ड, ऐसे लूजर वाला साइन हो गया, तो करंट कहाँ है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे, है ना, इधर से इधर जाएगा। और पहले वाले में इधर से इधर जा रहा था, इधर से इधर। देखो बताता हूँ, समझो कि अगर करंट अपवर्ड है, ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे करो अंगूठा, अब उंगलियां मेरी तरफ मुड़ रही है, तो देखो मैंने अपनी तरफ मोड़ दिया, तो ये करंट अपवर्ड है, ठीक है। दूसरा केस मैंने ऐसे बनाया, अब करंट कहाँ, डाउनवर्ड, ऐसे मुड़ करो, ठीक है। तो करंट डाउनवर्ड है, तो अब देखो, अब मैं करंट ऐसे, तो ये उंगलियां उधर साइड मुड़ रही है, ठीक है, बाहर की तरफ, तो ये जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ बेटा कि जब करंट अपवर्ड है, करंट कैसे, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है, जिसको कहते हैं वामावर्त, हिंदी वाले वामावर्त। ठीक है, अब यहां करंट कैसा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड करंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब हिंदी में दक्षिणावर्त। तो कुल मिला के बात यह है कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर करंट डाउनवर्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनता है, और अगर करंट अपवर्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, एक बार अंगूठा ऐसे करना सीख लो राइट हैंड का, एक बार ऐसे, ये गुड लक, ये लूजर वाला साइड। तो अगर अपवर्ड करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर डाउनवर्ड करंट है तो फील्ड कैसे बनता है, क्लॉकवाइज, ऐसे, ये क्लॉक की डायरेक्शन है, ये वाली। ठीक है, तो अगर करंट अपवर्ड है, ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगा। ये किसकी डायरेक्शन है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, MF4 मैग्नेटिक फील्ड, MF4 मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड MF। ठीक है, ये बात है। तो ये केवल राइट हैंड थंब रूल किसी डायरेक्शन डिटरमाइन करवाता है, मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब बात अगर थोड़ा सा एक और रूल की करें जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है और अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये सेकंड रूल है। ये सेकंड रूल जो लगता है इसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये लगता है बेटा टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ये लेफ्ट हैंड रूल। और केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी है तो राइट हैंड थंब रूल। क्या बोला, दोबारा सुने, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी है तो राइट हैंड, अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, दोनों वर्ड में समझना, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखते ही ये याद आना चाहिए, और मैग्नेटिक फोर्स देखते ही ये लेफ्ट हैंड याद आना चाहिए। कैसा सिंबल होता है, ऐसा, ऐसा सिस्टम है। अब ये मैं बंदूक नहीं चला रहा, ये जो थ्री फिंगर्स है लेफ्ट हैंड की, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये थ्री फिंगर्स का मतलब समझो बेटा, सुनो देखो ऐसे, ये थ्री फिंगर्स ऐसे रहती हैं, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये मेरा लेफ्ट है, आपका राइट होगा। तो अब ये तीन जो फिंगर है, ये होता है थंब, ये होता है फोर फिंगर, और ये होता है मिडिल फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में अंगूठा, तर्जनी, मध्यमिका। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, according to Fleming's left hand rule, if we stretch first three fingers mutually perpendicular, then अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं तो हमारा ये जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर जो है वो डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और हमारा जो मिडिल फिंगर है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यमिका होता है, वो दिखाता है इलेक्ट्रिक करंट को, और जो हमारा अंगूठा होता है वो डायरेक्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स को। FMI, F4 मैग्नेटिक फोर्स, M4 मैग्नेटिक फील्ड, I4 इलेक्ट्रिक करंट, FMI ऐसे बोलना। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड mutually perpendicular, then thumb will denote the direction of force, index finger will denote direction of magnetic field, and middle finger will denote direction of electric current, FMI। ठीक है, ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो मैं बता दूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग बाम हस्त नियम, बाम हस्त नियम, ठीक है। आज इसका मैं सिंबल बना के दिखाता हूं, देखना इसमें होता क्या है, ये दिख रहा होगा आपको,
ये होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो वाला है ना, ये अंगूठा है, और ये जो है ना, ये वाला है, और ये मिडिल फिंगर जो है ये वाली है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, मैं आपको समझाऊं। ये वाला, ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, और ये है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। ये वाला थंब, ये वाला इंडेक्स फिंगर, ये वाला मिडिल फिंगर। हिंदी में थंब मतलब अंगूठा, इंडेक्स फिंगर मतलब तर्जनी, और मिडिल फिंगर मतलब मध्यमा। तो ये जो थंब है वो क्या डिनोट करता है? थंब डिनोट करता है बेटा फोर्स को। किसको? फोर्स को, ठीक है। तो थंब डिनोट करता है फोर्स को, इंडेक्स फिंगर डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और जो मिडिल फिंगर है वो डिनोट करती है इलेक्ट्रिक करंट को। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो आप याद रखना, एक बार दोबारा है, ये वाला सिस्टम, ठीक है। एफ एम आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे। और राइट हैंड थंब रूल ऐसे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड show the direction of force, and index finger denote the direction of magnetic field, and middle finger denote the direction of electricity, ठीक है। तीनों को मैंने लिख दिया है। तो ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये कब लगाना है? जब आपको डिटरमाइन करना हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये राइट हैंड कब लगाना है? जब आपको डिटरमाइन क्या करना हो? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करना हो तो राइट हैंड थंब रूल, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिसाइड करना हो तो ये वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। उसके बाद बेटा इसमें याद रखना एक और चीज, आपको याद रखना है, हाँ। तो उसके बाद बेटा आपको डिसाइड, इसमें एक बात और याद रखनी है कि मैग्नेटिक फोर्स जब भी कैलकुलेट करना हो तो उसको फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ोगे आप, अभी नहीं है टेंथ में, फिर भी बता रहा हूं, F इज इक्वल BIL sin थीटा। क्या होता है? F इज इक्वल BIL sin थीटा, ठीक है। जहां B होता है मैग्नेटिक फील्ड, I होता, इधर लिख देता हूं, यहां B का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। I का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, और L का मतलब होता है लेंथ, और थीटा का मींस होता है एंगल, कोण, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स इज डिसाइडेड बाय द और गिवन बाय द BIL sin थीटा। B मैग्नेटिक फील्ड, I इलेक्ट्रिसिटी, L लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर, और थीटा मींस एंगल। तो एक बात आपको पता है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 90 डिग्री एंगल पर होता है। तो आप याद रखना कि किसी भी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स मैक्सिमम होता है वो 90 डिग्री एंगल पर होता है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड का और कंडक्टर का एंगल 90 डिग्री होता है तो उस पर फोर्स मैक्सिमम होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र का और चालक का, चालक तार हो, चालक कोई चीज हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का और चालक के बीच का अगर कोण 90 डिग्री होता है तो चालक पर बल का मान अधिकतम होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। According to the formula of BIL sin theta, if the angle is 90 degree, then the force will be maximum on the conductor. तो चालक पर अगर मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है तो एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, याद रखना। मैं इधर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूं? ये लिख देता हूं, दिख रहा होगा, याद रखना। एट 90 डिग्री थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है। तो याद रखना कि 90 डिग्री कोण पर बल का मान अधिकतम होता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है? एक्सरसाइज सब ले लेना, देखना। ठीक है, देखिए आगे।
उसके बाद बेटा इसमें आपको एक बात और याद रखनी है जो मैं स्टार पॉइंट में लिखा रहा हूं कि कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स, हिंदी में लिखूं चालक चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है, चालक चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। ये जो बात बेटा बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था, आपने सुना हुआ है, मैरी एम्पियर। कौन थे? मैरी एम्पियर। अब आपको याद आ रहा होगा कि एम्पियर किसका यूनिट होता है? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये वही एम्पियर है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो दिया था फॉर्मूला IQT वाला, I = Q/T वाला, तो ये वही एम्पियर है। ठीक है, तो याद रखना मैरी एम्पियर ने बताया था कि किसी भी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, और उस फोर्स को निकालने का फॉर्मूला F = VIL sin θ होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब उसके बाद इसमें जिक्र जो आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर्स। अब कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिख देता हूं तो आप कहोगे सब 100 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर्स, चालकों के कारण बल, नहीं चुंबकीय क्षेत्र, चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ना है। देखो ये टॉपिक बताने से पहले मैं आपको दो तीन बता रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए कि शॉर्ट कमेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, शॉर्ट कमेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, है ना, शॉर्ट कमेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, चाहे लूप हो, चाहे सोलेनॉइड हो, चाहे कॉइल हो, आपको दो फैक्टर आपको याद रखना, ध्यान रखना, दो अफेक्टिव फैक्टर, है ना। तो जब भी किसी भी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछे तो अफेक्टिव फैक्टर्स में बेटा दो चीजों का नाम जरूर याद रखना। तीसरा तो बताऊंगा, वो तीसरा बदलता रहता है, किसी में तीन होता है, किसी में दो तो ये चलते हैं। अफेक्टिव फैक्टर्स में आप दो नाम याद रखना। पहला नाम क्या है मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द I जानते हो ना, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और दूसरा फैक्टर याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। डी जानते हो ना, डिस्टेंस, है ना। तो ये दो फैक्टर बेटा हर जगह चलते हैं, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर में। चालकों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसमें दो प्रभावी कारक चलते हैं। पहला मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है I के, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है 1/d² के। इसका मतलब क्या है दोनों बातों का बता दो बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी डिक्रीज होती है। दूसरी बात, दूसरा वाला समझें कि इसमें क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस डिक्रीज होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है तो डिस्टेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखना कि अफेक्टिंग फैक्टर्स की जब भी बात आए तो दो फैक्टर जरूर लिख के आना कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। मतलब दोनों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। ठीक है, अब उसके बाद इसमें तीन मेन पॉइंट जब आपको वो पढ़ रहे हैं। पहला डिवाइस आपको पढ़ना, पहला कंडक्टर पढ़ना बेटा सोलेनॉइड। क्या पढ़ना? सोलेनॉइड, हिंदी में जिसको कहते हैं परिनालिका।
क्या कहते हैं, परिनालिका। ठीक है, अब इस परिनालिका का मतलब क्या बता दो। देखो परिनालिका और दूसरा पढ़ना है आपको, मेन जो है वो लूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉइल पढ़ लो, कॉइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर कॉइल, कॉइल से लूप क्लियर हो जाएगा। सर्कुलर कॉइल, ठीक है, मतलब वृत्तीय नलिका या खाली नलिका कह लो, नलिका, ये दो जगह पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो सॉलिनॉइड क्या होती है, मैं बताऊं आपको। सॉलिनॉइड का मतलब है अगर सिलिंड्रिकल फॉर्म में, बेटा सिलिंड्रिकल फॉर्म में, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ये सिलेंडर हो गया, देखा है मैथ में। सिलिंड्रिकल फॉर्म में अगर अपन कॉपर वायर की, किसकी, कॉपर वायर की डेंस कॉइलिंग लगा देते हैं बेटा, ऐसे ये कॉइलिंग लगा रहा हूं, डेंस कॉइलिंग लगा देते हैं, तो ऐसा डिवाइस क्या बोला जाता है, सॉलिनॉइड। दोबारा सुन रहे हैं, द डेंस कॉइलिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, दोबारा सुनना, डेंस कॉइलिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन या इन द सिलिंड्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिनॉइड। द डिवाइस हैविंग dense coiling of insulated copper wire in cylindrical form is called solenoid। दोबारा सुने, ऐसा उपकरण, ऐसा यंत्र जिसमें विद्युत रोधी तांबे के तारों को सघन तरीके से या सघन रूप में बेलनाकार रूप में लपेटा जाता है, तो वो उपकरण क्या कहलाता है, परिनालिका कहलाता है। मतलब द डिवाइस हैविंग dense coiling of insulated copper wire in cylindrical form is called solenoid। ठीक है, अब सर्कुलर कॉइल कैसा होता है, देखो सर्कुलर कॉइल होता है बेटा ऐसा, ये होता है सर्कुलर कॉइल। ठीक है, ये क्या है, सोलेनॉइड, और ये क्या है, सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अब सर्कुलर कॉइल हो या सोलेनॉइड हो, आपको पहली चीज तो सर्कुलर कॉइल की बात बताऊं बेटा। सर्कुलर कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल या कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये बात याद रखना कि कॉइल हो या लूप हो, क्या बोला, कॉइल हो या लूप हो या स्ट्रेट वायर हो, कॉइल हो या लूप हो या स्ट्रेट वायर हो, तीनों में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्तों के तरीके से। मतलब मैं समझाऊं बेटा क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्या कह रहा हूं, जैसे ये कॉइल है, अब कॉइल का इतना सा हिस्सा मैंने लिया है ना, तो इस कॉइल के इतने से हिस्से में मैं ये हिस्सा जो है वो स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा। तो स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है बेटा वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है। मतलब देखो एक सर्कल बन गया, फिर दूसरा सर्कल ऐसे, फिर तीसरा सर्कल ऐसे, ऐसे बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द स्ट्रेट वायर इन द सर्कुलर कॉइल इन द लूप इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक या कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में तीन चीजों में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पहला स्ट्रेट वायर, दूसरा सर्कुलर लूप और तीसरा सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तीनों में एक ही तरीके से बनता है, ये बात याद रखना। और जैसे मैंने यहाँ दो अफेक्टिव फैक्टर बताया आपको, एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब आई में डिक्रीज या इंक्रीज हुआ तो एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इट मींस अगर डिस्टेंस में इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, अगर डिस्टेंस में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो इसमें इंक्रीज होगा। तो यही चीज ये है, जैसे मैं बात करूं इसमें मैं तीन सर्कल बनाए, ठीक है, तो तीन में से ये पहले वाला जो सर्कल है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट होगा, मतलब ज्यादा होगा। ठीक है, और मैं लास्ट वाले सर्कल की बात करूं तो लास्ट वाले सर्कल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो लोएस्ट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कंडक्टर से इस वाले सर्कल की नजदीकी ज्यादा है और इस वाले की कम है, तो जो डिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। सीधी बात है, लॉजिकल लाइफ में भी अप्लाई होता है कि दूरियां बढ़ती हैं बेटा तो प्यार कम हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। कुछ लोग इसको समझ रहे हो, नहीं सर जी ऐसा नहीं होता, होता है, अगर दूरियां बढ़ेंगी तो प्यार कम होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कम है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्टेंस क्या ज्यादा है।
तो ये याद रखना कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में तीन चीजों में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइल। ठीक है, कॉइल में एक फैक्टर और बढ़ जाता है कि कॉइल में बेटा अगर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स हिंदी में फेरों की संख्या, अगर कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के, कि चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ेगा जितना फेरे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, कैसा होता है, प्रोपोर्शनल। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, मतलब पंखा जो आता है ना, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर आती है ना, इलेक्ट्रिक फैन आता है, तो फैन हो या मोटर हो या जनरेटर हो, तो मतलब उनकी जो मोटर है ना, उसमें जितना डेंस, जितना हैवी, जितना थिक कॉइल होगा ना कॉपर वायर का, वो डिवाइस उतना ही मजबूत होगा, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, मतलब पंखे की जो कॉइल है ना, वो कॉइल जितनी ही मोटी आएगी कॉपर वायर की, उतना ही वो पंखा सही होगा। अगर मान लो आपके पंखे की जो कॉइल है कॉपर वायर की वो पतली है, तो पंखा थोड़ा हल्का है, हल्की क्वालिटी का है। तो मतलब सीधी बात यह है कि अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो जो पंखे में कॉइल मोटी आती है कॉपर वायर की, वो पंखा ज्यादा तेजी से घूमता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही उसको रोटेट कराने में हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ते हैं, उनकी काउंटिंग बढ़ती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, लेकिन किस में चलेगा, केवल ये नलिका सर्कुलर कॉइल में ही चलेगा। ठीक है, बाकी दो फैक्टर सब में चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, एक बार देखें इसकी सप्लाई। बेटा इसमें अभी एक छोटा सा टॉपिक और बता देते हैं, बाकी मेरी तरफ से चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। देखें, देखो बेटा, मैं तो केवल जो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक है वही कराता हूँ, बाकी इस टाइम पर मैं आपको सारा कराता फिरूं तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि अपन को तो स्कोर चाहिए अच्छा। तो स्कोर अच्छा चाहिए तो अपन को इस टाइम पर वो चीज पढ़नी है जो आती है और जो आने वाली है। ऐसा नहीं कि अपन सारा पढ़े, सारा पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना आपको कराया जा रहा है वो पढ़ें। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, वहां से भी जो मिल रहा है, तो इस टाइम में जो सर आप करा रहे हैं ना वही पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से पढ़ो, मैं ही भगवान ना, जहां से आपको अच्छा मिले ना वहीं से पढ़ो, लेकिन बेटा अप टू द पॉइंट पढ़ो, जितना जरूरी है उतना पढ़ो, फालतू में दिमाग में डाइवर्जन मत बढ़ाओ। ठीक है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए आगे, तो इसमें छोटा सा टॉपिक जो है वो क्या है पता है, वो है डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, कौन सा सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट, जिसको हिंदी में कहा जाता है घरेलू परपथ। घरेलू परपथ, अब नाम से समझ गए होंगे, घरेलू परपथ है तो मतलब कहाँ यूज होगा, घर में यूज होगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्किट जो है वो सर्किट ऐसा है, उसमें कुछ चीजें समझनी है आपको। पहली चीज, पहला जो पॉइंट आपको समझना है वो समझना है बेटा मेंस। मेंस क्या होता है, ठीक है, तो मेंस बेटा वो उपकरण है या वो जगह है हमारे डोमेस्टिक सर्किट में जहां से पूरे डिवाइसेस को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है। तो इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई डोमेस्टिक सर्किट में जो करता है वो कौन करता है, मेंस करता है। ठीक है, अब इस मेंस से बेटा, मेन से जो होती है वो पूरी पावर सप्लाई होती है। इलेक्ट्रिक पावर का जो सप्लाई है ना, इलेक्ट्रिक पावर का जो सप्लाई है पूरे घर को, ठीक है, विद्युत शक्ति हिंदी में कहते हैं इसको, विद्युत शक्ति का जो सप्लीमेंट करता है ना, वो कौन करता है, वो करता है आपका मेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई करने वाला जो डिवाइस है वो मेंस होता है डोमेस्टिक सर्किट में। ठीक है, अब मेंस के बाद आप दूसरी चीज याद रखना कि हमारे घरों में जो करंट आती है ना बेटा, हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट। कौन सी करंट आती है, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा।
अब देखो नाम में आ रहा है, कुछ लोग हिंदी के नाम से नहीं, बेटा बहुत सी हर चीज में साइंस में ना हर चीज में बड़ा लॉजिक है। जैसे इसका नाम प्रत्यावर्ती धारा है, इंग्लिश में अल्टरनेटिव है, तो इस अल्टरनेटिव और इंग्लिश पहले हिंदी सुनो प्रत्यावर्ती। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि प्रत्यावर्ती जो शब्द है ना उसमें दो शब्द मिले बेटा, एक तो मिला है प्रति और दूसरा मिला है आवर्ती। प्रति प्लस आवर्ती, तो मतलब क्या समझ में आया, प्रति माने होता है बार बार और आवर्ती माने बदलना, मतलब एक आवर्त, एक बार सुना होगा आवर्त काल, आवर्ती गति। तो प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जो प्रत्येक आवर्त के बाद अपनी दिशा बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जो प्रत्येक आवर्त के बाद अपनी दिशा बदलती है। मींस क्या हुआ कि अल्टरनेटिव करंट इज द करंट दैट चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड। तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो करंट अपना डायरेक्शन चेंज करती है उसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। प्रति मतलब ईच और एवरी, है ना, और आवर्ती का मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। आपने 9th क्लास में साउंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सीखा होगा कि फिक्स टाइम पीरियड के बाद अब ये जो अल्टरनेटिव करंट है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। और एक और करंट अपन पढ़ते हैं जो करंट है बेटा जिसका नाम है डीसी करंट। कौन सा, डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट, जो बैटरी में इन्वर्टर में होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में दिष्ट धारा। कौन सी धारा, दिष्ट धारा। अब इसमें देखो ये नाम पड़ा दिष्ट, दिष्ट मतलब दिशा फिक्स है, ठीक है। तो एक ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो उसको कहते हैं बेटा डायरेक्ट करंट। और जिस करंट का डायरेक्शन चेंज होता है उसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, एसी। तो याद रखना एसी डीसी, एसी डीसी। तो हम सबके घरों में दो टाइप की करंट होती है, डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट वो है जो ट्रांसफार्मर से आती है। कहां से आती है, ट्रांसफार्मर से, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट का क्या खास है, क्या खास बात है कि ये आवर्त के बाद अपनी दिशा बदल देती है ना, इंग्लिश में टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। और डायरेक्ट करंट की क्या खास बात है कि डायरेक्ट करंट जो होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, उसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब आपने दिमाग में सवाल आए कि सर खतरनाक कौन सी है, डीसी या एसी? तो मैं कहूंगा याद रखना बेटा जो डेंजर है, देखो नाम में आया डीसी, डी फॉर डेंजर करंट, ये भी कह सकते हो। तो डीसी जो होती है बेटा वो डेंजर करंट है। कौन सी करंट है, डेंजर। तो बैटरी वाला जो करंट होता है ना वो खतरनाक होता है बजाय ट्रांसफार्मर वाले से। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांसफार्मर को जाके पकड़ लो, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो डीसी करंट है ना वो ज्यादा डेंजरस है। एसी करंट अगर आप पकड़ भी लेंगे ना तो छोड़ देती है, लेकिन डीसी करंट ने पकड़ लिया तो बेटा छोड़ती नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट अपना डायरेक्शन चेंज करती है, डायरेक्ट करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। पहला मेजर डिफरेंस दोनों में ये है। दूसरा डिफरेंस, अल्टरनेटिव करंट जो होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आप एक और पॉइंट याद रखना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। और बेटा वोल्टेज होता है 220। कितना होता है, 220। याद रखना हमारे इंडिया के घरों में जो अल्टरनेटिव करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज और जो वोल्टेज होता है वो 220 होता है, ठीक है। बाकी अदर कंट्रीज में अलग अलग है, ठीक है। आप केवल इतना रखो इंडिया के अंदर, ये केवल बात हो रही है इंडिया की, भारत की, हम भारत के वासी हैं तो भारत की बात हो रही है। तो इंडिया में जो अल्टरनेटिव करंट है बेटा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। और जो विभवांतर है वो 220 होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। दो टाइप की करंट होती है, एसी डीसी। एसी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, डीसी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। एसी कम डेंजरस होती है, डीसी ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। मैंने कैसे याद रखा है, डीसी डायरेक्ट करंट, डीसी डेंजर करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, डीसी डेंजर करंट, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और हमारे डोमेस्टिक सर्किट में जो ये मेंस होता है वो क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। The device that supplies power to whole devices of the circuit is called mains. The device that supply power to the whole devices is called mains. एक ऐसा डिवाइस जो कि हर डिवाइस को पावर सप्लाई करता है वो मेंस होता है। अब मेंस से बेटा 3 तार निकलते हैं। कितने तार निकलते हैं, 3। याद बता दो, मेंस से कितने तार निकलते हैं, 3 तार निकलते हैं, ठीक है। याद रखना डोमेस्टिक सर्किट में 3 तार होते हैं। पहला तार होता है प्लस, दूसरा तार होता है माइनस, तीसरा तार होता है जीरो। कह दूं इसको, क्या कह दूं, जीरो।
तो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में 3 तार होते हैं घरेलू परिपथ में, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा जीरो। अब इनको बाकी यहां बताता हूं, देखो ठीक है, यहां बताता हूं वायर्स, तार, ठीक है। अब तार का यहां करते हैं, देखो वायर के बारे में पढ़ते हैं। तो डोमेस्टिक सर्किट में 3 वायर होते हैं, पहला में होता है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा जीरो। अब देखो प्लस का मतलब है लाइव वायर, कौन सा वायर, लाइव वायर, लाइव फायर लिख रहा था मैं अभी, लाइव वायर, ठीक है, जिसको कहते हैं रेड इंसुलेशन वायर। कौन सा वायर, रेड इंसुलेशन वायर। एक ऐसा वायर जिसमें बेटा क्या होता है, रेड कवरिंग होता है, वो लाइव वायर होता है। और लाइव वायर का जो चार्ज है बेटा वो प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। दूसरा वायर होता है न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर, न्यूट्रल वायर, है ना। तो न्यूट्रल वायर का कवरिंग होता है बेटा ब्लैक इंसुलेशन वायर, ब्लैक इंसुलेशन वायर जो होता है माइनस का, ठीक है। और तीसरा तार होता है बेटा अर्थ वायर। कौन सा वायर, अर्थ वायर, ठीक है, जो होता है ग्रीन इंसुलेशन वायर, ग्रीन इंसुलेशन वायर, ठीक है। तो उसको कहते हैं नो चार्ज, नो चार्ज, ठीक है। यहां भी नो चार्ज, नो चार्ज कह लो, जीरो चार्ज कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में 3 तरह के तार होते हैं, लाइव वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर प्लस होता है, न्यूट्रल वायर माइनस होता है, अर्थ वायर जीरो चार्ज होता है। तीसरी चीज, लाइव वायर रेड इंसुलेशन वायर होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक इंसुलेशन वायर होता है, और अर्थ वायर ग्रीन इंसुलेशन वायर होता है, ठीक है। ये 3 तरह के तार होते हैं। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना कि बेटा वो पूछता है कि लाइव वायर मींस फेज वायर, जिसको फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, फेज, ठीक है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता चो कितना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 220 वोल्ट होता है। कुछ लोग उसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं, कैलकुलेट नहीं करना, केवल याद रखना डायरेक्ट कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो 220 वोल्ट होता है, केवल कहां पर, इंडिया में, ठीक है। अब ये आप याद रखना, 3 तरह के तार बता दिए। सबसे पहले आपको जब भी डोमेस्टिक सर्किट के बारे में आया एक्सप्लेन करने को, तो आप पहले बताना कि द सर्किट दैट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, द सर्किट दैट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज कॉल्ड डोमेस्टिक सर्किट। एंड डोमेस्टिक सर्किट में क्या क्या याद रखना आपको, मींस क्या होता है, द डिवाइस दैट सप्लाई power to the whole devices is called means। and means के बाद आपको रखना, there are 3 types of wire, first is live wire, second is neutral wire, third is earth wire। live wire plus, neutral wire minus, और earth wire जीरो चार्ज, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें 2 टाइप करंट थी, AC DC, ये बात रखना, AC का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, वोल्टेज 220। आगे इसमें क्या है, 2 इवेंट के बारे में जिक्र करना है, वो यहां बता रहा हूं छोटा छोटा। पहला शॉर्ट सर्किट, जिसको हिंदी में लघु पतन कहते हैं, लघु पतन, लघु पतन, ठीक है। और एक होता है बेटा ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग मतलब अति व्यापन, अति भार कहते हैं उसको, अति व्यापन नहीं कहते, अति भार कह लो आप, अति भार, ठीक है। तो देखो होता क्या दोनों का मतलब, अगर एक ही डिवाइस में, मतलब एक ही सॉकेट से, सॉकेट जानते हो ना, ऐसे यहां बता रहा हूं सॉकेट क्या होता है, इधर ऐसे दिख जाएगा, ऐसे एक डॉट ऊपर 2 सर्कल नीचे, ठीक है, ये होता है। अबे मैथ वाले ये समझना, ये सिंस का साइन है, सिंस का साइन नहीं है, इट मींस सॉकेट, इसकी बात चल रही है सॉकेट की, सॉकेट को हिंदी में सॉकेट कहते हैं। तो जब किसी सॉकेट से मोर देन 2 मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को सिंगल सॉकेट से कनेक्ट किया जाता है, तो वो क्या होता है, ओवरलोडिंग का। अरे सीधी बात है यार, आपकी डाइट है 4 रोटी खाने की, मैं आपको 8 खिला दूं, डाइजेस्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो ओवरलोडिंग का मतलब नाम समझ रहे, ओवरलोड मतलब ज्यादा लोड होना। तो ज्यादा लोड मतलब है कि सिंगल सॉकेट से जब मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। द इवेंट इन विच मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल सॉकेट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। दोबारा सुने,
The event in which multiple devices are connected to single socket is called overloading, and overloading causes the increment in the heat. ठीक है, तो ओवरलोडिंग क्या इंक्रीज करता है, हीट इंक्रीज करता है। अब सर जी ये कैसे समझ में आया? भाई साहब ओवरलोडिंग होगा इट मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ H = I² RT होता है। ये बात मतलब मैं बताऊंगा इसमें, रुक जाओ। अब देखो है ना, अब वो शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या है, फेस वायर जिसको प्लस कहते हैं, न्यूट्रल वायर मतलब उसको माइनस कहते हैं। देखो ये फेस वायर है रेड, ये ब्लैक न्यूट्रल वायर है। अब फेस वायर और न्यूट्रल वायर दोनों जुड़ गए, तो इस इवेंट का नाम होता है शॉर्ट सर्किट। द डायरेक्ट जॉइनिंग ऑफ प्लस वायर एंड माइनस वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। द डायरेक्ट जॉइनिंग ऑफ प्लस वायर एंड माइनस वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो जब प्लस वायर और माइनस वायर डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं तो वो होती है शॉर्ट सर्किट। तो लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, पहला पॉइंट डायरेक्ट कनेक्शन of plus wire and minus wire is called short circuit। ठीक है, इसमें क्या है, मल्टीपल डिवाइस कनेक्शन, मल्टीपल डिवाइस connection to single socket is called overloading। ठीक है, दूसरी चीज it increase current heavily, इसमें करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, आई बढ़ता है, इसमें क्या बढ़ता है, आई बढ़ता है, याद रखना, आई मींस इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज इसमें क्या है ओवरलोडिंग में, इट इंक्रीज हीट, इसमें हीट बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, हीट मतलब H इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग हीट बढ़ाता है और शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाता है। अब इन दोनों बातों का मतलब एक ही सूत्र से निकलता है बेटा, याद रखना, H = I² RT, ये होता है जूल्स हीटिंग लॉ। क्या कहते हैं इसको, जूल्स हीटिंग लॉ। अब इस बात का मतलब क्या है यहां बताने का, देखें समझे बेटा, कि दोनों ही केसेस में चाहे ओवरलोडिंग हो या आपका शॉर्ट सर्किट हो, दोनों में ही जूल्स हीटिंग लॉ काम करता है। सर जी कैसे, कि देखो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगा, क्योंकि I प्रोपोर्शनल है H के। अगर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो H भी बढ़ेगा। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, मैंने लिखा है इट इंक्रीज करंट हैवीली, मतलब I बढ़ता है। तो जब शॉर्ट सर्किट में I बढ़ रहा है मतलब H बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ओवरलोडिंग में क्या है कि मल्टीपल डिवाइस को एक ही सॉकेट से कनेक्ट किया जा रहा है, तो हीट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सर इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और R और H भी क्या है, प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ। तो भाई साहब H बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, तो R बढ़ रहा है ना ओवरलोडिंग में, इसलिए H बढ़ रहा है। ये बात याद रखना। अब आप कहो कि सर जी इसका सेफ्टी मेथड क्या है, इसका बचाव क्या है, तो बचाव देखो सीधी सीधी है। सेफ्टी डिवाइस में सबसे पहला हमें जो याद आता है सेफ्टी डिवाइस, तो सेफ्टी डिवाइस में सबसे पहली चीज घरों में जो मिलती होनी चाहिए मतलब सर्किट में, वो है बेटा फ्यूज। क्या होना चाहिए, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज ये काम कैसे करता है बात बताएंगे। पहला फ्यूज है। दूसरा बेटा आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो है, दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है ना, पहला फ्यूज है। और दूसरा जो सेफ्टी मेथड का डिवाइस है वो इधर बता रहा हूं मैं। दूसरा होता है बेटा आज के टाइम में, वो है MCB, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनी सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनी सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो दो सेफ्टी मेथड आज के टाइम में याद आते हैं। पहला फ्यूज जो आज रिप्लेस हो गया है MCB से, तो सब घरों में MCB लगा रहता है जो अपने आप अप्स और डाउन हो जाता है, देखा होगा। ठीक है, और दूसरा, ये दो एक ही है दोनों, मतलब अभी पहले फ्यूज चलता था अब MCB चलता है। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है बेटा सेफ्टी डिवाइस का, वो है अर्थ वायर। कौन सा वायर, अर्थ वायर। ठीक है, मतलब जो तीसरा सॉकेट
जो तीसरा होल होता है ना सॉकेट में, वो बेटा अर्थ वायर के लिए होता है। तो अर्थ वायर क्या करता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होती है ना, तो जो चार्ज बढ़ा है उस चार्ज को वो अर्थ में ट्रांसफर कर देता है, वो काम होता है अर्थ वायर का। तो 3 सेफ्टी मेथड मैंने आपको बताए, फ्यूज वायर मतलब फ्यूज, एमसीवी और अर्थ वायर। तो फ्यूज कैसे काम करता है बताओ बेटा। फ्यूज में एक आगे इसको देख लो एक बार, मैं बता रहा हूं। देखो छोटा सा पॉइंट और है कि फ्यूज काम कैसे करता है। फ्यूज और एमसीवी तो ऑटोमेटिक होती है, बट जो फ्यूज है वो काम कैसे करता है देखें। देखें फ्यूज का जो कनेक्टिंग वायर होता है, कौन सा वायर, कनेक्टिंग वायर, वो बेटा बनता है सोल्डर से। किससे बनता है, सोल्डर से, मतलब पीवी प्लस एसएन। ठीक है, सोल्डर जो होता है बेटा वो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट वाला अलॉय है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सोल्डर एक ऐसा अलॉय है जो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। तो जैसे कि शॉर्ट सर्किट में आप जानते हो आई इंक्रीज होता है, और आई इंक्रीज होगा तो एच इंक्रीज होगा। देखो बताऊं इस सेफ्टी मेथड कैसे करता है कि आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है एच के। अभी देखा जूल्स हीटिंग लॉ में। तो बेटा ओवरलोडिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि आई बढ़ता है, और आई बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये सोल्डर का वायर होता है, किसमें होता है, ये फ्यूज में होता है, तो ये क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद हमारा सर्किट ऑफ हो जाता है। इससे हमारे डिवाइस खराब होने से बच जाते हैं। तो ये पहला सेफ्टी मेथड है फ्यूज। ठीक है, और दूसरे की बात हमने करी थी एमसीवी, वो तो ऑटोमेटिक होता है। तीसरा हमने दूसरा बात करते हैं मेनली अर्थ वायर। क्या होता है, अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का काम होता है कि बेटा वो जो चार्ज है, मतलब इसमें आई बढ़ता है ना, तो शॉर्ट सर्किट टाइम पर जो आई इंक्रीज हुआ है, इट मींस क्या है, क्यू इंक्रीज हुआ। क्यू मतलब चार्ज बढ़ा है। ठीक है, क्या बढ़ा है, चार्ज। तो बेटा जब चार्ज बढ़ता है ना, तो ये बढ़े हुए चार्ज को कहां ट्रांसफर करता है, अर्थ में। कहां ट्रांसफर करता है, अर्थ में। ठीक है, ये ट्रांसफर कर देता है। तो अर्थ वायर का काम होता है कि जो चार्ज बढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने से, उसको ट्रांसफर करेगा अर्थ में। ये अर्थ वायर है। तो ये 2 सेफ्टी मेथड अपन पढ़ते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट के लिए और ओवरलोडिंग के लिए। एक तो फ्यूज, दूसरा अर्थ वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तो सबको समझ में आया होगा। बाकी इस चैप्टर में इतना ही है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आएगी, सामने भी आएगी, अगर आप थोड़ा अटेंटिव माइंड से देखेंगे। और इतना जितना मैंने इस चैप्टर में यहाँ कराया है, उससे बाहर एक भी चीज़ नहीं आएगी, चिंता मत करना इस चीज़ की। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, इसके साथ एक और चीज़ कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। ठीक है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। ये 2 बात याद रखना, या तो बेटा टाइम के साथ बदल जाओ, अगर टाइम में तुम्हें बदला ना फिर बहुत दुख होगा। इसलिए अभी टाइम है, थोड़ा समझ जाओ, 1 महीने पढ़ लो, 1 महीने के बाद आप सुकून से फिर कुछ भी करना। ठीक है, तो बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, है ना। और अपने मुकद्दर को मत कोसो, है ना। कुछ लोग मुकद्दर को कोसते हैं, किस्मत नहीं थी, ये नहीं था, तो मुकद्दर को मत कोसो। ठीक है, बस मेहनत करो और अपना रास्ता खुद खोजो, है ना। मेहनत करो और अपना रास्ता खुद खोजो। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।